हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छा ही होंगे। आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये क्या है और इसका क्या बेनिफिट है और इसके लिए हम कौन सा फॉर्म भर सकते हैं, इसी की जानकारी आज हम इसमें देने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट में पूछा गया एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस क्या है। यानी यूपीएस क्या है, हर कोई इसका जानना बहुत ज़रूरी है कि यूपीएस जो आजकल सरकार द्वारा लागू किया गया है वो क्या है। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2025 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत एक विकल्प के रूप में पेश किया गया है। यूपीएस निर्धारित शर्तों के आधार पर सुनिश्चित भुगतान प्रदान करता है। जो पहले एनपीएस था, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, और उसी को एक मॉडिफाई कर एक और पेंशन स्कीम बनाया गया है। उसको हम लोग यूपीएस एकीकृत पेंशन योजना बोलते हैं, कहते हैं। दूसरा, क्या मौजूदा केंद्र सरकार का कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुनने के पात्र है? यानी जो एनपीएस में है वो यूपीएस में जा सकता है। हाँ, 1 अप्रैल 2025 तक सेवा में मौजूद कोई भी मौजूदा केंद्र सरकार का कर्मचारी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आता है यूपीएस का विकल्प चुनने के पात्र हैं। यानी जो एनपीएस में है वो यूपीएस में जा सकता है। 3, क्या नवनियुक्त केंद्रीय सरकारी कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुनने के पात्र हैं? हाँ, 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने वाले नवयुक्त केंद्र सरकार के कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुनने के पात्र हैं। जो भी नियुक्त कर्मचारी 1 अप्रैल 2025 के बाद से भर्ती होंगे वो यूपीएस चुनने के हकदार होंगे। चार, क्या 31 मार्च 2025 से पहले सेवानिवृत्त हुए केंद्र सरकार के कर्मचारी यूपीएस का विकल्प चुनने के पात्र हैं? यानी जो रिटायर कर्मचारी है वो 31 मार्च 2025 से पहले जो रिटायर कर गए हैं वो यूपीएस को ले सकते हैं। तो इसमें भी हाँ, एक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो एनपीएस के तहत कवर है और 31 मार्च 2025 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए हैं और जो निर्धारित शर्तों को पूरा करता है, यानी कि जो दिए गए शर्त को पूरा करता है, तो वो एनपीएस से यूपीएस में जा सकता है। फर्स्ट में जो न्यूनतम 10 वर्ष की हर एक सेवा के बाद निवृत्त हो गया हो या यानी जो 10 साल जॉब कर लिया हो। दूसरा, मौलिक नियम 56 जे जिसे केंद्रीय सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण और अपील नियम 1965 के तहत दंड के रूप में नहीं माना जाता है के तहत 31 मार्च को या उससे पहले सेवानिवृत्त हो गया हो। यानी नियम 56 और अपील नियम 1965 दंड के तहत इसे नहीं माना जाता है जो 31 मार्च 2025 से पहले सेवानिवृत्त हुआ है। 3 में यूपीएस के अंतर्गत पात्र मित्रिक अभिदाता का कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी, यानी ये सब कानूनी रूप से जो मर गया है, यानी वो यूपीएस के अंतर्गत पात्र मित्रिक अभिदाता कानूनी रूप से विवाहित या पति पत्नी हो तो उसको भी मिल सकता है। 5 में यूपीएस का विकल्प चुनने के लिए पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कौन से फॉर्म भरने पड़ेंगे? यानी कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा जो नियुक्त कर्मचारी है और जो रिटायर्ड कर्मचारी है। तो फॉर्म ए, 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद सेवा में नवयुक्त केंद्रीय सरकारी कर्मचारी शामिल हो रहे हैं। यानी फॉर्म ए जो भरना होगा वो यानी जो न्यू कर्मचारी ज्वाइन करेगा उसके लिए फॉर्म ए का विकल्प दिया गया है। फॉर्म 2, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस में वर्तमान में शामिल पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारी द्वारा एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के अंतर्गत कवर होने के विकल्प का प्रयोग करने हेतु, यानी जो रिटायर्ड कर्मचारी है जो पहले से एनपीएस में है उसको यूपीएस में जाना हो तो उसको फॉर्म A2 भरना होगा।
6 में यूपीएस के अंतर्गत नामांकन के लिए फॉर्म कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो फॉर्म A1 A2 अनुदेशों और संकलन किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची के साथ प्रोटीन CRA की वेबसाइट www.npcransdl.co.in/UPS PHP से डाउनलोड किया जा सकता है। यानी इस वेबसाइट से आप इसको फॉर्म A फॉर्म A2 डाउनलोड कर सकते हैं। 7 पात्र मौजूदा 31/3/2025 तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा एनपीएस के अंतर्गत यूपीएस का विकल्प चुनने की समय सीमा क्या है? यानी कि ये कितना दिन तक कितने दिन के अंदर इस समय चुन सकता है जो एनपीएस कर्मचारी उसको यूपीएस चुनना हो। तो विकल्प का पर 1 अप्रैल 2025 से 3 महीने के भीतर या केंद्र सरकार द्वारा अनुमत ऐसी विस्तारित समय सीमा यदि कोई हो तो भीतर करना होगा। यानी कि 1 अप्रैल 2025 से 3 महीना तक टाइम दिया गया है कि वो एनपीएस से यूपीएस में जा सकता है। 8 पात्र सेवानिवृत्त जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं 31/3/2025 तक केंद्रीय सरकार के कर्मचारी द्वारा एनपीएस के अंतर्गत यूपीएस का विकल्प चुनने की समय सीमा क्या है? यानी जो रिटायर्ड कर्मचारी उसके लिए एनपीएस से यूपीएस में जाने की समय सीमा क्या है? विकल्प का प्रयोग 1 अप्रैल 2025 से 3 महीने के भीतर या केंद्र सरकार द्वारा अनुमत इसे विस्तारित समय सीमा यदि कोई हो भीतर करना होगा। यानी इसके लिए भी 3 महीना का टाइम समय दिया गया है कि 3 महीना के भीतर आप एनपीएस से यूपीएस में जा सकते हैं। 9 यदि कोई अभिदाता सेवानिवृत्त हो चुका है या यूपीएस का विकल्प चुनने से पहले उसकी मृत्यु हो गई है, यानी जो सेवानिवृत्त है और यूपीएस चुनने से पहले मृत्यु हो गई तो कानूनी रूप से विवाहित पति पत्नी द्वारा एनपीएस के अंतर्गत यूपीएस का विकल्प चुनने का समय सीमा क्या है? यानी जो कर्मचारी कर्मचारी का मृत्यु हो गई तो उसका पति या पत्नी यानी कोई भी हो तो जो एनपीएस से यूपीएस में जाना हो तो उसका समय सीमा क्या है? तो विकल्प का प्रयोग 1 अप्रैल 2025 से 3 महीने के भीतर या केंद्र सरकार द्वारा अनुमत विस्तारित समय सीमा के भीतर यदि कोई हो तो करना होगा। यानी इसके लिए वही 3 महीना का समय दिया गया है कि वो 3 महीना के भीतर ही अपना विकल्प चुन सकता है। 10 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल होने वाले नए कर्मचारियों द्वारा एनपीएस के तहत यूपीएस का विकल्प चुनने की समय सीमा क्या है? यानी केंद्र सरकार के 1 अप्रैल 2025 के उसके बाद सेवाओं में शामिल होने वाले नए जो न्यू कर्मचारी जो ज्वाइन करेगा उसको एनपीएस के तहत यूपीएस का विकल्प चुनने का समय सीमा क्या है? तो विकल्प का प्रयोग केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल होने की तारीख से 30 दिन यानी जिस दिन वो ज्वाइन करेगा उसके 30 दिन के भीतर या केंद्र सरकार द्वारा अनुमत ऐसी विस्तारित समय सीमा यदि कोई हो तो उसके भीतर किया जाना चाहिए। यानी जो न्यू कर्मचारी एनपीएस से फॉर्म भर दिया और उसको मन है कि वो यूपीएस में जाएगा तो उसके लिए 30 दिन के भीतर उसको यूपीएस चुनना होगा। क्या यूपीएस का विकल्प बाद में बदला जा सकता है? नहीं, एक बार प्रयोग करने के बाद यूपीएस चुनने का विकल्प अंतिम और अपरिवर्तनीय है। अगर आप एनपीएस से यूपीएस में चले गए हैं तो आपको यूपीएस से एनपीएस में नहीं लाया जा सकता है। यहाँ साफ लिखा गया है नहीं, एक बार प्रयोग करने के बाद यूपीएस चुनने का विकल्प अंतिम और अपरिवर्तनीय है। यानी आप एनपीएस से यूपीएस में चले गए तो फिर यूपीएस से एनपीएस में आपको नहीं किया जाएगा। 12 यदि कोई कर्मचारी निर्धारित समय अवधि में यूपीएस का विकल्प चुनने में असफल रहता है तो क्या होगा? यानी कोई कर्मचारी समय रहते यूपीएस को नहीं चुना है तो उसके लिए क्या होगा? कोई पात्र व्यक्ति जो निर्धारित समय सीमा के भीतर एनपीएस के अंतर्गत यूपीएस का विकल्प प्रयोग नहीं करता है तो उसके बारे में यह माना जाएगा कि उसने यूपीएस विकल्प के बिना एनपीएस के अंतर्गत जारी रहने का विकल्प चुना है। यानी कोई 3 महीना के भीतर तक एनपीएस यूपीएस का कोई फॉर्म कुछ नहीं भरा हो तो वो एनपीएस के अंतर्गत ही माना जाएगा। यूपीएस के अंतर्गत अस्थायी सेवानिवृत्त खाता संख्या PRNAN क्या है? यानी यूपीएस के अंतर्गत PRNAN प्राण बोला जाता है इसको। एक प्राण एक अस्थायी सेवानिवृत्त खाता संख्या है जिसको हम लोग प्राण नंबर बोलते हैं।
अस्थायी सेवानिवृत्त खाता संख्या प्रान जो यूपीएस खोलने चुनने वाले अभिदाता को आवंटित किया जाते हैं और इसके तहत सभी लेन देन सीआरए प्रणाली द्वारा दर्ज किया जाते हैं। 14 यूपीएस के अंतर्गत विकल्प फॉर्म खाता खोलने का फॉर्म उपभोक्ता द्वारा कहाँ जमा किया जाएगा। यानी जो यूपीएस के फॉर्म भर रहे हैं, खाता खोल रहे हैं, तो उसके लिए वो कहाँ फॉर्म भरेगा। फॉर्म ऑनलाइन या फिजिकली उस कार्यालय प्रमुख डीडीओ के पास जमा किया जाता है जहां अभियंता कार्यरत है। यानी जो आपका जो ऑफिस है, जो कार्यालय है, वहां आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन या फिजिकली दोनों तरह से आप भर सकते हैं। क्या यूपीएस के अंतर्गत नामांकन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया है। यानी ऑनलाइन नामांकन यूपीएस में हो सकता है। हाँ, ग्राहक सीआरए वेबसाइट के माध्यम से आवश्यक फॉर्म भर कर नामांकन के लिए अपना अनुरोध ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी कि ये भी सुविधा है ऑनलाइन। यूपीएस के अंतर्गत अहकारी सेवा क्या है। यानी अहकारी सेवा क्या होता है। अर्हक सेवा वे पूरे किए गए महीने होंगे जिनके लिए यूपीएस ग्राहक ने केंद्र सरकार के अधीन नियमित सेवाएं प्रदान की, जिसका निर्धारण कार्यालय प्रमुख द्वारा पीएआरडीए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत योजना का संचालन विनिमय 2025 के विनिमय 13 के अनुसार किया जाएगा। 17 अभिदाता अपने आवेदन की स्थिति कैसे प्राप्त कर सकता है। यानी कि वो आवेदन किया है उसको कैसे प्राप्त कर सकता है। तो अभिदाता अपने आवेदन की स्थिति सीआरए और संबंधित नोडल कार्यालय से प्राप्त कर सकता है कि वो जो फॉर्म भरा है वो फॉर्म सबमिट हुआ है कि नहीं। 18 क्या यूपीएस अभिदाता अभी स्वैच्छिक एनपीएस टीयर 1 या 2 खाते खोल सकते हैं। हाँ, यूपीएस के ग्राहक स्वैच्छिक रूप से ऑनलाइन सिटीजन मॉडल के तहत अंतर्गत एनपीएस टीयर 1 और टीयर 2 खाते तथा यूपीएस के साथ साथ समान प्रान संख्या के अंतर्गत एक अलग खाता रख सकते हैं। यानी एनपीएस और यूपीएस के अंतर्गत भी टीयर 1 और टीयर 2 यूपीएस में साथ यानी कि प्रान संख्या का सेम प्रान नंबर रहेगा और एक अंतर्गत एक अलग खाता वो खोल सकता है। यूपीएस के अंतर्गत अंशदान से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न है। यानी कि इसमें क्या है, एनपीएस से यूपीएस में हस्तांतरण पर मेरे मौजूदा कोष क्या होगा। यानी एनपीएस से यूपीएस में हस्तांतरण होने पर अभिदाता को धन राशि यूपीएस से जुड़े प्रान में स्थानांतरित हो जाएगा। यानी कि प्रान नंबर से वो उसको दिया जाएगा। 20 एनपीएस से यूपीएस में हस्तांतरण पर क्या नए प्रान जारी किए जाएंगे। बोल रहा है एनपीएस से यूपीएस में जाएगा तो उसको नया प्रान नंबर दिया जाएगा। एनपीएस से यूपीएस में हस्तांतरण के उपभोक्ता की पहचान यूपीएस से जुड़े पूर्ववर्ती प्रान से किया जाएगा। यानी कि प्रान नंबर नहीं चेंज होगा, जो उसका पुराना प्रान नंबर था वही प्रान नंबर इसमें भी रहेगा। कैसे व्यक्तिगत कॉपर्स और बेंचमार्क कॉपर्स क्या है। व्यक्तिगत कॉपर्स का अर्थ यूपीएस के अंतर्गत उपभोक्ता के प्रान में उपलब्ध कॉपर्स का मूल्य है। बेंचमार्क कॉपर्स एक काल्पनिक मूल्य है जिसकी गणना सीआरए द्वारा व्यक्तिगत कॉपर्स की तुलना के लिए की जाती है। यह डिफ़ॉल्ट निवेश के एनएवी पर आधारित है। अधिक जानकारी के लिए विनिमय 12 और विनियमों की अनुसूची में दिए गए उदाहरण को देखा जा सकता है। अंशदान के निवेश से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। 22 क्या कोई कर्मचारी यूपीएस के अंतर्गत फंड पेंशन फंड और निवेश पैटर्न का चयन कर सकता है। हाँ, कर्मचारी पंजीकृत पेंशन फंड और निवेश पैटर्न में चयन कर सकते हैं जिसमें पीएफआरडीए द्वारा परिभाषित डिफ़ॉल्ट पैटर्न भी शामिल हो तो कर सकता है। यदि कोई कर्मचारी पेंशन फंड का चयन नहीं करता है तो क्या होगा। ऐसे मामलों में कर्मचारी का पीएफआरडीए द्वारा परिभाषित डिफ़ॉल्ट पेंशन फंड और निवेश पैटर्न सौंपा जाएगा। 24 व्यक्तिगत कोष के लिए डिफ़ॉल्ट पैटर्न के आधार अलावा निवेश का क्या विकल्प है। निधि का 100% सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने का विकल्प स्कीम जी है या फर्स्ट सेकेंड में
निम्नलिखित जीवन चक्र आधारित योजनाओं में से किसी एक विकल्प को कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड, जिसमें एक्टिविटी में अधिकतम निवेश की सीमा LC से 25% है, या मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड जिसमें अधिकतम 50% LC 50 है। एक वित्तीय वर्ष में पेंशन फंड और निवेश विकल्प का चुनाव कितनी बार किया जा सकता है? तो EPS उपभोक्ता के पास परिवर्तन का विकल्प होगा। एक वित्तीय वर्ष में एक बार पेंशन फंड का चयन तथा एक वित्तीय वर्ष में 2 बार निवेश का चयन कर सकता है। 26 क्या ग्राहक को कॉपर्स मूल्य अपडेट के बारे में सूचित किया जाएगा? हाँ, CRA समय समय पर PRAN यानी प्राण खाता विवरण में व्यक्तिगत कोष और बेंचमार्क कोष का विवरण उपलब्ध कराया जाएगा, यानी समय समय पर उसको गाइडेंस बताया जाएगा। EPS के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान की गणना कैसे की जाएगी? यानी कि पूर्ण सुनिश्चित, यानी कि इसमें जो अंतिम सुनिश्चित भुगतान यानी कि उसका कितना रिटायरमेंट वगैरह मिलेगा, इसके बारे में बात किया गया है। पूर्ण सुनिश्चित भुगतान की दर सेवानिवृत्ति से ठीक 12 मासिक औसत मूल वेतन ये 50% पर धार होगी, जो न्यूनतम 25 वर्ष के सेवा के बाद तय होगी। यानी जो 25 साल नौकरी कर चुका है उसके लिए सेवानिवृत्ति ठीक 12 महीने पहले, यानी 1 साल 12 महीने के औसत मूल वेतन के 50% के आधार पर होगा, यानी औसत वेतन का 50%। कम हार्यक सेवा अवधि के मामले में अनुपातिक भुगतान स्वीकार्य होगा, यानी कम सेवा 25 साल से कम किया तो उसको अनुपातिक भुगतान पर स्वीकार किया जाएगा। 28 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में भुगतान कब शुरू होगा? न्यूनतम 25 वर्ष की हार्यक सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में सुनिश्चित भुगतान उस तिथि से शुरू होगा जिस तिथि को कर्मचारी सेवा में बने रहने पर सेवानिवृत्त होगा। यानी कोई जो VR देता है, VR दे सकता है 25 साल के बाद, तो वो जिस दिन VR सबमिट होगा उससे 12 महीना पहले तक उसका सब पैसा अति किया जाएगा, जिस तिथि कर्मचारी सेवा में बने रहे उस तिथि से उसको वहाँ से जोड़ा जाएगा। 29 EPS के अंतर्गत न्यूनतम गारंटी भुगतान की राशि क्या है? 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद प्रति माह 10,000 रुपये का न्यूनतम गारंटी भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। यानी कि कोई व्यक्ति 10 साल सेवा करके सेवानिवृत्त हो गया है तो वो 10,000 का महीना उसको पेंशन के रूप में मिलेगा। 30 क्या योग्यता सेवा में कमी के मामले में EPS के तहत सुनिश्चित भुगतान कम हो जाएगा? बोल रहा है सेवानिवृत्ति में EPS के तहत भुगतान कम होगा। हाँ, 10 वर्ष या उससे अधिक किंतु 25 वर्ष से कम के हर एक सेवा अवधि के मामले में अनुपातिक भुगतान देगा। यानी 25 साल से कम जो जॉब करेगा तो उसको यानी पेंशन भी कम मिलेगा और पैसा भी कम दिया जाएगा। अस्वीकार्य भुगतान क्या है? इस प्रकार अनुपातिक रूप से काम किया गया सुनिश्चित भुगतान स्वीकार्य भुगतान के देय होगा। स्वीकार्य भुगतान की गणना करने का सूत्र इस प्रकार, यानी किस तरह गणना किया जाएगा? स्वीकार्य भुगतान सुनिश्चित भुगतान गुने IC/BC गुना 1/FW%, जहाँ IC कोई व्यक्ति का कॉपर्स है मूल्य, BC मतलब बेंचमार्क कॉपर्स मूल्य, IC ग्रेटर देन इक्वल BC की शर्त के आधार पर। FW प्रतिशत अंकों में अंतिम निकासी IC या BC का अधिकतम 60% तक जो भी कम हो। EPS के अंतर्गत पारिवारिक भुगतान क्या है? यानी EPS में परिवार को क्या भुगतान किया जाएगा? EPS अभिदाता की मृत्यु पर जो स्वीकार्य मूल्य पर टॉप अप राशि प्राप्त कर रहा था, जैसा भी मामला हो, ऐसे मृतक अभिदाता के कानूनी रूप से विवाहित पति पत्नी को अभिदाता द्वारा मृत्यु के तुरंत पहले प्राप्त स्वीकार्य भुगतान या टॉप अप राशि के 60% राशि में से आजीवन पारिवारिक भुगतान प्राप्त होगा, यानी 60% राशि उसको दिया जाएगा। 33
31 मार्च 2025 को या इससे पहले राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आने वाले सेवानिवृत्त या सेवानिवृत्त कर्मचारी को ईपीएस के तहत क्या लाभ प्राप्त होगा। यानी जो कर्मचारी विनिमय 4 और विनिमय 19 के अंतर्गत अपेक्षाओं का अनुपालन करता है तो वह निम्नलिखित लाभ प्राप्त कर सकता है। यानी इसमें क्या क्या लाभ है। 33 यानी इसमें है एक मुक्त भुगतान मिलेगा। 2 में सेवानिवृत्त या आधी वर्षिता की तिथि के तुरंत बाद देय मासिक टॉपअप राशि मिलेगा। लागू महंगाई राहत यानी महंगाई भत्ता इसमें मिलेगा। हमें सेवानिवृत्त के बाद के माह से लेकर दावा प्रपत्र प्रस्तुत करने से पहले माह तक पिछली अवधि के लिए उपरोक्त लाभों के संबंध बकाया राशि पर लागू लोक भविष्य निधि दरों के अनुसार साधारण ब्याज मिलेगा। यानी जो आपका उपरोक्त लाभों में जो भविष्य निधि रहेगा उस पर आपको साधारण ब्याज भी दिया जाएगा। इसके अलावा विनिमय 3 के खंड 2 के अनुसार विकल्प द्वारा दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से आगे की अवधि को कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। यानी उसके बाद का जो ब्याज नहीं दिया जाएगा। और विनिमय फर्स्ट के अंतर्गत निर्दिष्ट लाभ एनपीएस के अंतर्गत ऐसे कर्मचारी को प्राप्त या उपार्जित लाभों के अतिरिक्त होंगे जिसमें एनपीएस के अंतर्गत वार्षिक कोई भी शामिल यदि कोई हो तो भी शामिल है। बोला जा रहा है कि अंतर्गत लाभ एनपीएस के अंतर्गत ऐसे कर्मचारी को प्राप्त उपार्जित लाभ का अतिरिक्त होंगे जिसमें एनपीएस के अंतर्गत वार्षिक यदि कोई भी हो तो शामिल हो सकते हैं। 34 31 मार्च 2025 या उससे पहले सेवानिवृत्त होने वाले और एनपीएस के तहत वार्षिक प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के मासिक टॉपअप राशि गणना कैसे की जाती है। ऐसे कर्मचारी को मासिक टॉपअप राशि प्राप्त होगी जिसकी गणना निम्नानुसार किया जाएगा। मासिक टॉपअप यानी स्वीकार्य भुगतान प्लस स्वीकार्य भुगतान पर महंगाई राहत माइनस रिप्रेजेंटेटिव वार्षिक यानी कि इसके आधार पर किया जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव वार्षिक दर और राशि क्या है यानी कि ये क्या है। तो जनवरी 2014 से मार्च 2025 तक अवधि में के लिए रिप्रेजेंटेटिव वार्षिक दरें पीएफआरडीए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का परिचालन विनिमय 2025 के अनुसार भी यानी 6 अनुसूची 6 के तहत प्रदान किया गया है। रिप्रेजेंटेटिव वार्षिक राशि IC गुना 1 FW% रिप्रेजेंटेटिव वार्षिक दर बटे 12 गुने 100 जहाँ IC बराबर ग्रेटर देन बराबर 20 से यानी जितना रिप्रेजेंटेटिव वार्षिक दर होगा उससे बटे 12 और 100 से गुना किया जाएगा। ईपीएस के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान प्राप्त करने के लिए कौन पात्र है। यानी सुनिश्चित भुगतान के कौन पात्र है। सुनिश्चित भुगतान केवल निम्नलिखित मामलों पर उपलब्ध होगा अर्थात कम सेवानिवृत्ति तिथि से 10 वर्ष के आरक्षित सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी के मामले में ख यदि सरकार किसी कर्मचारी के FR 56J के प्रावधानों के अंतर्गत सेवानिवृत्त करती है जो कि केंद्रीय सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण और अपील नियम 1965 के अंतर्गत दंड नहीं है ऐसी सेवानिवृत्ति की तारीख से यानी उसको कोई भी दंड कोई भी पनिशमेंट नहीं दिया गया है उसके आधार पर। 25 वर्ष की न्यूनतम हरित सेवा के बाद स्वैच्छिक निवृत्ति मामले में उस तारीख से जब कर्मचारी सेवानिवृत्त होता यदि सेवा अवधि सेवानिवृत्ति तक जारी होती है यानी कि जो 25 साल से पहले वो VRS यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति करना चाहता है वो कर सकता है। 37 यूपीएस के तहत पारिवारिक भुगतान का दावा कौन कर सकता है। केवल मृतक यूपीएस अभियंता कानूनी रूप से विवाहित पति पत्नी जिनका नाम स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या मौलिक नियम 56J के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तिथि को सेवा अभिलेखों के दर्ज जैसा लागू हो तथा जो मृतक अभिदाता
का आश्रित हो यूपीएस के अंतर्गत पारिवारिक भुगतान का दावा करने के पात्र है। यानी जिसका इसमें नॉमिनी अथी में नाम है तो वही वो यूपीएस के दावा कर सकता है कि वो पारिवारिक भुगतान के पात्र हैं। क्या अंशदाता या पति पत्नी जिसकी शादी सेवानिवृत्ति तिथि के बाद हुई पारिवारिक भुगतान के पात्र है? नहीं, केवल सेवानिवृत्ति तिथि तक कानूनी रूप से विवाहित पति पत्नी ही पारिवारिक भुगतान के पात्र है। यानी कोई कर्मचारी रिटायर के बाद शादी किया है तो वो इसका सेवानिवृत्ति के बोल रहा पारिवारिक अंशदान का भुगतान का पात्र है, नहीं है। यानी जो रिटायरमेंट के बाद शादी किया है तो उसका जो पति पत्नी कोई भी होगा वो भुगतान के पात्र नहीं होगा। क्या यूपीएस के अंतर्गत एक मुक्त भुगतान का कोई प्रावधान है? हाँ, प्रत्येक पूर्ण की गई 6 माह की आकर सेवा अवधि के लिए अंतिम प्राप्त मूल वेतन एनपी और डीए सहित 10वें भाग के बराबर एक मुक्त राशि का भुगतान किया गया है। यानी कि प्रत्येक पूर्ण की गई 6 माह तक अंतिम प्राप्त मूल वेतन एनपी और डीए के 10वें भाग के बराबर एक मुक्त राशि प्रदान किया जाएगा। सभी कर्मचारियों को मेन इसी का ज़्यादा थी है कि इसमें जो एकीकृत पैसा मिलेगा इसी का उसमें कम दिया जाएगा। क्या सेवानिवृत्ति के बाद यूपीएस के अंतर्गत राशि निकालने का कोई विकल्प है और क्या कितनी सीमा है? हाँ, यूपीएस सब्सक्राइबर के पास अंतिम निकासी का विकल्प है जो कि व्यक्ति का फर्श बेंचमार्क के 60% से अधिक नहीं होगी। यानी अपना पैसा जो उसका यूपीएस के अंतर्गत कटेगा उसमें वो 60% ज़्यादा पैसा नहीं निकाल सकता है, जो कि सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति तिथि पर यूपीएस से जुड़े प्राण में उपलब्ध होगा, जो कि ऐसे यूपीएस सब्सक्राइबर को देय सुनिश्चित भुगतान के अनुपातिक कटौती के अधीन होगी। यानी कि उसमें भी उसको काट लिया जाएगा, यानी 60% से अधिक पैसा उसको नहीं दिया जाएगा। 41 अंतिम निकासी प्रतिशत क्या और कितना है? अरे अंतिम निकासी प्रतिशत कितना है? यूपीएस संविदाता के पास स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या मौलिक नियम 56J के अंतर्गत सेवानिवृत्ति तिथि को यूपीएस से जुड़े प्राण में उपलब्ध व्यक्तिगत कोष या बेंचमार्क कोष जो भी कम हो के 60% से अधिक राशि निकालने का विकल्प होगा, जो ऐसे यूपीएस संविदाता के देय सुनिश्चित भुगतान अनुपातिक कटौती के अधीन लागू हो सकता है। यानी 60% राशि वो निकाल सकता है। यदि व्यक्ति कॉपर्स बेंचमार्क कॉपर्स से अधिक हो तो अंतिम निकासी राशि की गणना कैसे की जाएगी? तो बोला जा रहा है सेवानिवृत्ति या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति 56J के तहत सेवानिवृत्ति तिथि का पर अंतिम निकासी की अनुमति व्यक्तिगत कॉपर्स या बेंचमार्क कॉपर्स जो भी कम हो का 60% तक निकासी किया जा सकता है। यानी कि 60% से ज़्यादा निकासी नहीं कर सकता है। अंतिम निकासी कब स्वीकार होगा? ऐसी अंतिम निकासी स्वीकार या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या मौलिक नियम 56J के तहत सेवानिवृत्ति तिथि पर स्वीकार, यानी कि जिसमें सेवानिवृत्ति जिसमें रिटायर होगा उस समय उसका पैसा निकलेगा। 44 यूपीएस के अंतर्गत महंगाई राहत कैसे लागू किया जाए? यानी महंगाई इसमें किस तरह दिया जाएगा? केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर घोषित महंगाई राहत स्वीकार भुगतान और पारिवारिक भुगतान पर लागू होगी। महंगाई राहत तभी दी जाएगी जब स्वीकार भुगतान शुरू होगा। जब आपका स्वीकार भुगतान किया जाएगा तभी आपका महंगाई उसमें जोड़ा जाएगा, लागू किया जाएगा। 45 क्या यूपीएस के अंतर्गत लाभ प्राप्त होंगे यदि कर्मचारी को हटा दिया गया हो या बर्खास्त कर दिया गया या उसने सेवा से त्याग पत्र दे दिया है तो उसमें क्या उसको लाभ मिलेगा? नहीं, कर्मचारी को सेवा से हटाए जाने, बर्खास्त किए जाने या त्याग पत्र दिए जाने की स्थिति में सुनिश्चित भुगतान उपलब्ध नहीं होगा। ऐसे मामलों में एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प नहीं होगा। यानी कोई कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया, हटा दिया गया, पनिशमेंट करके हटा दिया गया तो उसको इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। 46 क्या कोई ग्राहक सेवा अवधि के दौरान आंशिक निकासी कर सकता है? हाँ, यूपीएस या एनपीएस के अंतर्गत नामांकन की तिथि से 3 वर्ष के
लॉक इन अवधि पूरी होने के बाद निर्धारित उद्देश्यों के स्व योगदान रिटर्न को छोड़कर 25% तक अंशदान कर सकता है। यानी कि जो कोई भी व्यक्ति एनपीएस या यूपीएस में 3 साल नौकरी कर लिया, 3 साल के बाद वो अपना निकासी कर सकता है 25% को छोड़कर, यानी जितना पैसा उसमें उसका कटा है उसका 25% छोड़कर वो निकाल सकता है। 47 यूपीएस के अंतर्गत आंशिक निकासी की अनुमति किन उद्देश्यों के लिए है? बच्चों की उच्च शिक्षा, बच्चों का विवाह, आवासीय मकान के खरीद निर्माण, चिकित्सा का विकलांगता संबंधी व्यय और कौशल विकास। ईपीएस के अंतर्गत कितनी बार आंशिक निकासी की जा सकती है? यानी अधिकतम 3 बार, जिसमें यूपीएस चुनने से पहले एनपीएस के तहत की गई निकासी शामिल हो। यानी कि अब एनपीएस में भी निकालें और यूपीएस निकालें तो दोनों मिलाकर कुल 3 बार ही आप पैसा निकासी कर सकते हैं। तो क्या यूपीएस के अंतर्गत की गई आंशिक निकासी की भरपाई करने का कोई विकल्प है? हाँ, ग्राहक के बाद सेवानिवृत्ति पहले आंशिक रूप से निकाले गए राशि को पुनः प्राप्त करने का विकल्प है, यानी कि जो पैसा निकाला है उसको भरपाई वो कर सकता है। उपभोक्ता को सेवानिवृत्ति मृत्यु के बाद ईपीएस लाभ का दावा कैसे किया जा सकता है? यानी कि वो सेवानिवृत्ति या मृत्यु के बाद ईपीएस का लाभ कैसे कर सकता है? अभिदाता के कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी जैसा भी मामला हो, कार्यालय प्रमुख डीडीओ के प्रासंगिक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। फॉर्म प्रोटीन CR व्यवसाय www.npscransdl.co.in ईपीएस PhD से डाउनलोड किया जाएगा। यानी अभिदाता फॉर B1 B2, यानी इसके लिए B1 B2 फॉर्म भरेगा जो सेवानिवृत्ति या मृत्यु के पात्र हो गया हो। जो 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुई उसके लिए B1 फॉर्म है। जो 1 अप्रैल 2025 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हो गए B2 उसके लिए है। फॉर्म भी है जो 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। अब B2 है जो 1 अप्रैल 2025 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए हैं, यानी जो 1 अप्रैल के बाद हुआ है और जो 1 अप्रैल से पहले हुआ है, दोनों के अलग अलग फॉर्म हैं अभिदाता की मृत्यु की स्थिति में। मृतक का पति या पत्नी, यानी पति या पत्नी हो तो B3 जो 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हो और यूपीएस लाभ के लिए पात्र हो और अभिदाता के पास पहले से हो। मृतक का पति या पत्नी B4 जो 31 मार्च 2025 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हो, यूपीएस लाभ के लिए पात्र अभिदाता ने पहले ही यूपीएस के तहत लाभ प्राप्त कर लिया हो। मृतक का पति पत्नी B5 जो 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हो और यूपीएस लाभ के लिए पात्र अभिदाता यूपीएस के तहत लाभ नहीं उठाया। मृतक के पति पत्नी B6 जो 31 मार्च 2025 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हो गए और यूपीएस लाभ के लिए पात्र हो और अभिदाता यूपीएस के तहत लाभ नहीं उठाया हो। यूपीएस पे आउट ऑर्डर यूपीओ क्या है? यूपीएस भुगतान आदेश में यूपीएस अभिदाता को देय लाभों का विवरण होता है। यूपीएस भुगतान आदेश को कौन अधिकृत करेगा? यूपीओ को संबंधित पीएओ द्वारा अधिकृत किया जाएगा और सीआरए के माध्यम से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट को भेजा जाएगा। ऐसे यूपीएस भुगतान आदेश की एक प्रति यूपीएस अभिदाता का या कानूनी रूप से विवाहित पति पत्नी जैसा मामला हो को एक साथ उपलब्ध कराई जाएगी। कम है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट द्वारा यूपीएस भुगतान आदेश प्राप्त होने या विकल्प के यूपीएस अभिदाता द्वारा अंतिम निकासी यदि कोई हो तो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट द्वारा विनिमयों के तहत निर्दिष्ट यूपीएस लाभों के रिलीज करने हेतु अधिकृत करेगा और व्यक्ति कॉर्पस शेष राशि फुल कॉर्पस में स्थानांतरित करने को अधिकृत करेगा। हमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली ट्रस्ट फुल कॉर्पस यूपीएस सब्सक्राइबर के बैंक खाते में मासिक संबंधित भुगतान सुनिश्चित करेगा और लागू महंगाई राहत की आवधिक
रिलीज सुनिश्चित करेगा। इस उद्देश्य के लिए CRA सब्सक्राइबर को ऐसे भुगतान के लिए पुल कॉपर्स के रिमेंडप्शन करने के लिए पेंशन फंड को सुनिश्चित करेगा। और स्वीकरण, यह FAO दस्तावेज केवल RD NPS तो UPS का संचालन विनिमय 2025 पर आधारित सूचनात्मक और संदर्भ उद्देश्यों के लिए, जबकि प्रदान की गई जानकारी की सुनिश्चित सटीकता करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। इसमें पेंशन फंड विनिमय और विकास प्रतिष्ठान PFRDA या भारत सरकार द्वारा जारी आधिकारिक विनिमय परिपत्रों का या अधिसूचनाओं के लिए कानूनी व्याख्या या विकल्प के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। उपयोगकर्ताओं की सलाह दी जाती है कि वे किसी भी विशिष्ट प्रश्न या निर्णय के लिए यदि आवश्यक हो तो प्रसारित दस्तावेजों परामर्श लें और पेशेवर मार्गदर्शन लें। थैंक यू दोस्तों। आप कमेंट करके बताइए कि आपको NPS या UPS किस में आपको रहना है। आप तो देख लिए कि UPS में क्या क्या बेनिफिट क्या क्या थी है, तो आप अपने आधार पर इसको स्वैच्छिक रूप से चुन सकते हैं कि आपको UPS में रहना है या NPS में, या हम सभी का जो मांग है कि OPS से फिर से आना चाहिए। तो इसके लिए आप कमेंट करके बताइए कि आपको OPS चाहिए कि नहीं।